हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर इस चैप्टर में जो पढ़ चुके थे उससे आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या कर चुके थे, देखिए मैंने आपको एक डेरिवेशन कराया था मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। क्या कराया था? डेरिवेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इस डेरिवेशन में मैंने आपको क्या बताया था, जब कोई बॉडी अर्थ के सरफेस है, ये क्या हो गया, सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये सरफेस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। h हाइट पर बॉडी को रखा गया था जिसका मास m था। इसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट को a कंसीडर किया था, फिर एक पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किया था b, और यहाँ पर भी एक पॉइंट कंसीडर किया था c, ठीक है। इस डेरिवेशन में हम लोगों ने क्या किया था कि ड्यूरिंग द मोशन और एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, यहाँ सभी पॉइंट्स पर मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी, ठीक है। उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये हमने स्टडी कर ली थी, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट ए पर जो मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, एट पॉइंट ए पर मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, यहाँ पर mgh, बी पॉइंट पर भी क्या थी, mgh, और सी पॉइंट पर भी क्या थी, mgh। ध्यान रखिएगा, मैं कौन सी एनर्जी की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, आप जानते हैं, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज का जो सम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए पर भी क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट पर भी क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और सी पॉइंट पर भी क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, यहाँ पर हमने दिखाया है किसको, मैकेनिकल एनर्जी को दिखाया है। मैकेनिकल एनर्जी यानी इन दोनों का सम कर दिया तो वो क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो ड्यूरिंग द मोशन एंड एट पॉइंट ए, ड्यूरिंग द मोशन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, ठीक है। और एट पॉइंट पर, पॉइंट ए पर भी क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ही रहेगी। क्या रहेगी, mgh। ये हम लोग डेरिवेशन में कर चुके थे। जिसको समझ में नहीं आया है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है, ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर भी जो बोल सकता है कि सर ये समझ में नहीं आया है, इसको दोबारा से समझा दीजिए, तो मैं एक बार फिर से उसको रिकॉल कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। दूसरी बात ये है, ये चैप्टर आपका बस आज एक लेक्चर होगा और कल एक लेक्चर होगा, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। उसके बाद मैं आपको डेली होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के बाद उसके आंसर जो है सेंड करने हैं व्हाट्सएप पर, ग्रुप में ही, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो उसको मैं आपको बता दूंगा, वो आप कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको बता दीजिए, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन होमवर्क करना सभी को है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको अपनी स्टडी को प्रॉपर मेंटेन करके रखना है, डेली रूटीन में करना है, डेली लर्निंग करनी है, ठीक है। अब आगे हम लोग करते हैं। तो ये वाला जो डेरिवेशन था, यहाँ पर आपने मैकेनिकल एनर्जी के लिए देख लिया था, ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को भी ऑब्जर्व कर लिया था। यहाँ पर एट पॉइंट ए पर क्या था, यहाँ पर मोशन नहीं था, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई थी। डेरिवेशन में देखना, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी, इसकी कैलकुलेशन हमने की थी। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों की कैलकुलेशन की थी, और कैलकुलेशन करने के बाद उनका सम किया था, तो तब भी हमारी वैल्यू क्या आई थी, mgh, मैकेनिकल एनर्जी ही आई थी, जितनी मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू थी। यहाँ पर भी क्या था, मोशन था। सी पॉइंट हमने कहाँ पर कंसीडर किया था, जस्ट हिट बिफोर, मतलब जब बॉडी अर्थ के सरफेस से टकराने ही वाली होती है तो उसे जस्ट बिफोर, मतलब थोड़े से ही ऊपर
पर जो है सी पॉइंट को कंसीडर किया था। तो यहाँ पर MgH जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या थी, जीरो हो गई थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं कि कहाँ पर होती है, जहाँ पर हाइट होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, जीरो हो गई थी, क्योंकि हाइट नहीं थी वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ड्यूरिंग द मोशन और एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी मैकेनिकल एनर्जी क्या थी, कंजर्व थी। ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अगर इसके ग्राफ की बात हम लोग करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ की बात करें अगर पॉइंट ए पर अगर हम बात करते हैं पॉइंट ए पर, तो कैसा ग्राफ बनेगा, मान लीजिए ये हाइट के लिए हो गया है और ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए हो गया, इसको कंसीडर कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट ज़्यादा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम ग्राफ को। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पर ऑरिजिन माना है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पॉइंट मान लीजिए कैसे, कि जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अगर यहाँ पॉइंट बी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, पॉइंट बी पर आप लोग डेरिवेशन देखिएगा, उसमें जो थ्योरी मैंने बताई है उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट बी पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कैसी होंगी, सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का हो गया, काइनेटिक एनर्जी का हो गया, और ड्यूरिंग द मोशन आप जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व ही रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, ये मैकेनिकल एनर्जी के लिए हो गया। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी के लिए हो गया और ये हाइट के लिए हो गया। दोबारा से एक बार फिर बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया पॉइंट ए पर बताया क्या, पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या बताया, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है मैंने कैसा बनाया, ये ग्राफ जो है, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है उसको ये क्या बता रहा है, ये वाला जो x है ये y है, ये वाला x जो है x एक्सिस ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जितना हम इस तरफ मूव करेंगे तो मतलब हाइट बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, जितनी हाइट बढ़ रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो हम सीधा ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब ये तो पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के लिए हो गया। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग पूछें कि किसके लिए हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और हाइट के लिए रिलेशन हो गया ग्राफ के थ्रू। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ये मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है और ये हाइट है। अब यहाँ से देखिए, अगर हाइट कम हो रही है, ठीक है, हाइट जितनी कम होती चली जा रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ कोई h हाइट पर ऑब्जेक्ट था, ये ऑरिजिन है, अर्थ का सरफेस है, h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट था, और जैसे जैसे इसको जो है डिक्रीज होती चली जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी और हाइट की बात कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग द मोशन और एट पॉइंट ए पॉइंट पर और ड्यूरिंग जितना भी मोशन हुआ है बॉडी ने किया है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसको हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, और ये मैकेनिकल एनर्जी कहाँ है, ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, इसको शो करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन कंसल्टिंग मी। ठीक है, और इसमें जो है न्यूमेरिकल भी हम लोग आगे करेंगे, आपको होमवर्क में देंगे, तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे, तो आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग जो है आगे बात करेंगे वर्क डन के लिए, कि वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का सेंस है क्या एक्चुअली। वर्क तो कर चुके थे, आज पावर की बात करेंगे। सॉरी, मेरे मुंह से जो है वर्क निकल गया, आज पावर की
देखिए वर्क टॉपिक हो गया था, एनर्जी भी हो गई थी, अब पावर की बात कर लेते हैं। ये भी हो गया था, ये भी हो गया, अब इसकी बात करेंगे, किसकी? पावर की बात करेंगे। पावर है क्या एक्चुअली? पावर का सेंस क्या है? पावर को हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि फर्स्ट फ्लोर पर एक टंकी रखी हुई है जिसमें 500 लीटर वाटर रखने की कैपेसिटी है उसकी। तो क्या हुआ कि अगर एक मैन, मान लीजिए कोई यंगर या कोई स्ट्रॉन्ग मैन है, क्या है? स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैन है, उसने क्या किया, बकेट ली और उस बकेट को भर भर के उस टंकी में डालने लगा पानी, ठीक है। तो उसको जो है टंकी को भरने में 3 घंटे लग गए या फिर 4 घंटे लग गए, और जो टंकी है उसकी लिमिट है 500 लीटर वाटर, उसमें 500 लीटर पानी हम भर सकते हैं, तो उसको 4 घंटे लग गए। किसकी बात कर रहे हैं? मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी की जगह पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक मोटर को ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई थी, उस टाइम पर पानी नहीं आ रहा था। आप लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है तो ये क्यों होने लगा, तो उस टाइम क्या था, सपोज कीजिए कि लाइट नहीं आ रही थी, लाइट आ गई और इलेक्ट्रिक मोटर हमने चलाई, चलाने के बाद उस टंकी को फिल करने में हमको 15 मिनट्स लगे, ठीक है। इस टंकी को 500 लीटर की टंकी को फिल करने में हमको कितने? 15 मिनट लगे। अब यहाँ पर वर्क मैन ने भी किया है और वर्क मोटर ने भी किया है, ठीक है। लेकिन जो वर्क करने की टाइमिंग है किसी की ज्यादा है और किसी की कम है, ठीक है। तो अब वर्क तो दोनों ने किया है, वर्क तो मैन ने भी किया है और मोटर ने भी किया है, लेकिन इसमें मैक्सिमम टाइम, या यहाँ पर मैन ने क्या किया है, मोर टाइम लिया है, ज्यादा टाइम लिया है। कितना टाइम लिया है? 4 आवर्स लिए हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर है, उसमें कितना लिया है? 15 मिनट्स लिए हैं। क्लियर है ये बात? मोटर ने भी काम किया है, मैन ने भी काम किया है, लेकिन मोटर को कितना टाइम लगा? 15 मिनट लगे, और मैन को कितना लगा? 4 आवर्स लगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक को टाइम ज्यादा लग रहा है और एक को टाइम कम लग रहा है। तो अब यहाँ पर वर्ड आता है कि पावर। अब यहाँ पर पावर को डिफाइन करते हैं। इसमें जो पावर है वो किसकी ज्यादा है, मोटर की ज्यादा है कि मैन की ज्यादा है? तो हम क्या कहेंगे, पावर किसके पास ज्यादा है? मोटर के पास ज्यादा है, क्योंकि इसने कम टाइम में 15 मिनट में 15 मिनट्स में उस टंकी को भर दिया। जो 500 लीटर की टंकी रखी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पर, उसको भर दिया। और मैन ने कितना टाइम लिया? 4 आवर्स लिया, मोर टाइम लिया, बहुत ज्यादा समय लिया। तो कह सकते हैं अब जो पावर होता है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो वर्क है उसके रेट को रिप्रेजेंट करता है कि वर्क तो हो रहा है लेकिन कितने टाइम में हो रहा है, तो कितने टाइम में हो रहा है और कौन सा टाइम ज़्यादा ले रहा है, कौन सा टाइम कम ले रहा है। तो उससे ही हम ये क्लियर करेंगे, ये जस्टिफाई करेंगे कि विच इज मोर पावरफुल। If the body is taking this less time, then body is more powerful than comparison to other body, which is taking more time to do that work. ठीक है, ठीक है। तो P equals to W/T, ये फॉर्मूला हो गया किसका? पावर का। तो क्लियर हो गई इससे बात। अब यहाँ पर हम और भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर ये ले लिया। अब यहाँ पर जैसे एक ओल्ड मैन है, ये कोई सिंपल सा यंगर ये एक मैंने ओल्ड मैन को कंसीडर किया और यहाँ पर एक मैंने चाइल्ड को कंसीडर कर दिया। एक बच्चा है, ठीक है, एक ओल्ड मैन है जिसकी एज है 40 इयर्स ओल्ड और एक बच्चा है जिसकी एज है 15 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो
यहाँ पर आपको अगर जस्टिफाई करना है कि कौन मोर पावरफुल है, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? उसके वर्क की रेट को देखेंगे कि किस टाइम में, कितने टाइम में ओल्ड मैन ने काम किया, किस टाइम में उस बच्चे ने काम किया। ठीक है, जिसका वर्क ज्यादा होगा कम टाइम में, वही मोर पावरफुल कहलाया जाएगा। और ये कहा जाएगा कि वो पर्सन, मैन हो या फिर चाइल्ड हो, पावरफुल ज्यादा है इन कंपैरिजन टू चाइल्ड के या फिर मैन के। ठीक है, तो एक काम ओल्ड मैन ने भी किया, वर्क जो है ये सेम वर्क जो है ओल्ड मैन ने भी किया है, चाइल्ड ने भी किया है, लेकिन इस चाइल्ड को काम करने में कितना लगा? 1 आवर लग गया। ठीक है, 1 आवर लग गया, और इसी काम को ओल्ड मैन को करने में 2 आवर्स लग गए। ठीक है, तो पावर किसके पास ज्यादा हुई? इस बच्चे के पास ज्यादा हुई, क्योंकि सेम वर्क था, टाइम किसने कम लिया? चाइल्ड ने कम लिया। ओल्ड मैन ने टाइम ज्यादा लिया, तो पावरफुल कौन हो गया? ओल्ड मैन पावरफुल हो गया। समझ में आ रहा है आपको? तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्क तो करते ही हैं, वर्क की रेट को जो सबसे कम या सबसे कम टाइम में जो वर्क करेगा वो पावरफुल ज्यादा होगा। अगर हम लोग डेफिनेशन की अगर बात कर लेते हैं, तो डेफिनेशन वर्क की क्या होगी? द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, पावर। फॉर्मूला देख लेते हैं। P इक्वल्स टू क्या होता है? हम जानते हैं W/T। ये फॉर्मूला हो गया पावर का। अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? यूनिट ऑफ पावर, वर्क की यूनिट क्या होगी? जूल, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। तो जूल पर सेकंड, इट इज अ यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख दिया है, 1 जूल ऑफ वर्क। हम लोग बात कर लेते हैं 1 जूल ऑफ वर्क। क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क तो हो चुका है, पावर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? वाट। क्वेश्चन आ गया, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। ठीक है, 1 वाट ऑफ पावर या 1 वाट को डिफाइन कीजिए। तो आप क्या है, फॉर्मूला जानते हैं कि P इक्वल्स टू, वी नो दैट P इक्वल्स टू W/T। फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर हम वाट पावर की यूनिट रखते हैं, क्या होगी? वाट। मैंने आपको एक फैक्ट नहीं बताया, मैंने यूनिट को बोल दिया। पावर की यूनिट जूल पर सेकंड होती है, ये क्या होगी? डिराइव्ड यूनिट होगी। ठीक है, और पावर की एक और यूनिट होती है वाट। ठीक है, जेम्स वाट एक साइंटिस्ट रहे हैं, उन्होंने पावर पर बहुत ज़्यादा वर्क किया था, तो उनके रिस्पेक्ट में पावर की यूनिट क्या और लिखते हैं हम लोग? वाट। और इसको हम और क्या बोल देते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट। इज दैट क्लियर? तो पावर की 2 यूनिट याद रखनी है, जूल पर सेकंड और वाट। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि हम लोग डिफाइन कर रहे थे 1 वाट ऑफ पावर को। तो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि वाट होता क्या है, अभी तो सर ने बताया नहीं। तो इसी पर मैंने आपको यहाँ पर पहले बता दिया है कि पावर की एक और यूनिट होती है एसआई सिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? वाट। जो जेम्स वाट साइंटिस्ट रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में रखी गई है। क्लियर? फिर वहीं आ जाते हैं, वहीं डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर को हम जानते हैं P इक्वल्स टू W/T। ये फॉर्मूला होता है।
इसको हमने यूनिट्स के टर्म में लिखा तो पावर की यूनिट क्या हो गई, वाट हो गई, और वर्क की यूनिट क्या हो गई, हम जानते हैं जूल, और टाइम के लिए हम क्या लिखेंगे, सेकंड। समझ में आ रहा है राइटिंग? चलो सही से लिखेंगे और सही से लिखते हैं। तो वन वाट को डिफाइन कीजिए, तो इसको इस फॉर्मूले से ही हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखते हैं भाई। इफ 1 जूल ऑफ वर्क, if 1 joule of work is done in 1 second is called 1 watt। क्या होगा, 1 वाट होगा। समझ में बात आ गई कि 1 वाट क्या है। अगर 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकंड में किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर पावर की और बात कर लेते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके टर्म्स में भी लिख लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में कंडीशन। यहाँ पर अगर हम पावर के फॉर्मूले को देखें तो P = W/T ये हो गया। अच्छा, जो वर्क का फॉर्मूला होता है आप जानते हैं क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है, पढ़ चुके हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वर्क का फॉर्मूला हम यहाँ पर रखते हैं पावर, इस पावर वाले फॉर्मूले में, तो P = क्या आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, इस वाली जगह, ये वर्क की जगह पर रख देते हैं, तो P = क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी S अपॉन टाइम, ये आ गया। अब यहाँ से देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये क्या होता है, अभी फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, P = फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। अगर सिंबल में लिखें तो P = F/v, क्या होगा, F/v होगा। तो ये एक पावर का दूसरा फॉर्मूला बन गया कि P = क्या होगा, F/v। फोर्स दिया हो, वेलोसिटी दी हो, तो यू कैन फाइंड द पावर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। अच्छा, पावर की बात कर ली है, 1 वाट की बात हो गई। एक पावर का जो फॉर्मूला होता है कौन सा, W/T, ये तो हम जानते ही हैं, बता दिया है। एक फॉर्मूला और हमने यहाँ पर स्टडी कर ली है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। कैसे आया, आप जानते हैं, पावर जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या लिख दिया हमने, वेलोसिटी लिख दिया। क्लियर होगी बात ये। तो यहाँ से पावर की हमको 2 फॉर्मूले मिल गए, 2 फॉर्मूले मिल गए, कौन से, इसको हटा देते हैं। पावर का एक फॉर्मूला बन गया है P = W/T, और एक पावर का फॉर्मूला बन गया है फोर्स इनटू वेलोसिटी। V रिप्रेजेंट द वेलोसिटी, W रिप्रेजेंट द वर्क, T रिप्रेजेंट द पावर। समझ में आया होगा आई थिंक आपको। आगे करते हैं इसको। अच्छा, पावर की बात कर ली है हम लोगों ने, एक और बात कर लेते हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर, तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। वही सेंस है, थोड़ा सा समझने का वो है, थोड़ा समझने में डिफरेंस रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि कोई मैन है तो वो टंकी को फिल कर रहा है, तो पर्टिकुलर टाइम में नहीं, पूरा ड्यूरेशन देखा जाएगा उस टाइम का कि उसने 4 घंटे में उसको फिल किया है, तो पूरा एवरेज निकाला है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर उसी एवरेज की बात की जा रही है कि एवरेज पावर इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम। पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए हम लोगों ने अभी बात नहीं की है, हमने पूरी किसकी बात की थी, एवरेज पावर की बात की थी। तो एवरेज पावर में क्या देखा जाएगा, टोटल वर्क डन देखा जाएगा टोटल टाइम। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं, वी विल सी द नेक्स्ट। और आई होप आपको समझ में आया होगा लेक्चर। पढ़िए और
कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कीजिए। होमवर्क में कल से देना आपको स्टार्ट कर दूंगा, तो उसको लर्न कीजिए, न्यूमेरिकल्स लगाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बताइए। थैंक यू।